हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑपरेशन ट्विस्ट डिस्कस करेंगे। जानेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन ट्विस्ट दोबारा स्टार्ट करने को क्यों सोचा है और ये न्यूज़ में क्यों है, और इससे एसोसिएटेड की पॉइंट्स और इसके इम्पैक्ट्स को भी जानेंगे जो कि इकोनॉमी पे पड़ेंगे। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या पड़ी कि उसे ऑपरेशन ट्विस्ट दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के चलते इकॉनमी बिल्कुल बेहाल है, मार्केट खस्ता हालत में है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑपरेशन ट्विस्ट दोबारा लाना पड़ा। अब जानते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। देखिए, ऑपरेशन ट्विस्ट सबसे पहले हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2019 में ओपन मार्केट ऑपरेशन को ये नाम दिया था ऑपरेशन ट्विस्ट। देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? एक क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसके अंडर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है हमारी इकोनॉमी में। जैसे और भी हमारे क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल्स हैं, जैसे कि रेपो रेट, CRR। आप बताइए, अभी हाल ही में रेपो रेट को 75 बेसिस पॉइंट से काट के कितना किया गया है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और क्वालिटेटिव मॉनेटरी टूल्स का भी नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंडर क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ और सेल करता है। साथ में ही परचेज़ करता है और साथ में ही सेल करता है। सेल करता है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को और ख़रीदता है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को, जिससे जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है उसे कम किया जा सके और लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए। कैसे, मैं आपको लेक्चर में बताऊँगी। देखिए, अब RBI जो ये ऑपरेशन ट्विस्ट परफॉर्म कर रहा है वो कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए कर रहा है, डायरेक्टली पब्लिक से डील नहीं कर रहा है। इसके अंदर जब भी ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है तो उस केस में मार्केट से लिक्विडिटी कम करता है, मतलब पैसा खींचकर अपने पास रख लेता है। और जब भी बेचता है, परचेज़ करता है, तो उस केस में इंजेक्ट कर देता है कि लोगों के हाथ में पैसा दो। पैसा नहीं है लोगों के हाथ में, और लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो वो खर्चेंगे नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया जो था। अब ऑपरेशन ट्विस्ट सबसे पहले 1961 में US के फेडरल रिजर्व ने यूज़ किया था US डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए और इकॉनमी में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए। तो ये तो बात हुई हमारे ऑपरेशन ट्विस्ट की कि इसका ऑपरेशन ट्विस्ट नाम कैसे आया, राइट। अब इसमें RBI क्या करेगा कि 10,000 करोड़ की ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ज़रिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा और सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो कि शॉर्ट टर्म में है, जिससे जो यील्ड का रेट है वो कम हो सके। और ये कितने अमाउंट का होगा? 10,000 करोड़। और इसकी मैच्योरिटी 6 से 10 साल की होगी, मतलब 2026 और 30 के बीच में ये सिक्योरिटीज़ मैच्योर होंगी। इससे 20 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट कम होगा और लोगों के हाथ में पैसा आएगा, राइट। अब देखिए, हमने डिस्कस कर लिया कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं और इससे वो 10,000 करोड़ 27 अप्रैल को RBI इसे परफॉर्म करेगा। अब इससे होने वाले इम्पैक्ट्स को जानते हैं। देखिए, इम्पैक्ट्स क्या हैं? सेंट्रल बैंक जब भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ खरीदता है तो डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस और बॉन्ड यील्ड का इन्वर्स रिलेशन है। अब ये तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हो गए, बड़ी बड़ी बातें हो गई। अब हमें इसे सिंप्लिसिटी मैनर में समझते हैं क्या होता है। देखिए, जब भी आप कुछ बॉन्ड खरीदते हैं, डायरेक्टली खरीदें या इनडायरेक्टली खरीदें, अपने पैसे को बॉन्ड जो भी बेच रहा है यानी बॉन्ड इशूअर उसे दे रहे हैं, मतलब उधार दे रहे हैं, उसे लेंड कर रहे हैं अपना पैसा। इसके बदले वो आपको प्रॉमिस करेगा कि आफ्टर सर्टेन टाइम, हम 1 साल ले लेते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में 1 ईयर या उससे ज़्यादा में आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपका पैसा वापस देगा वो। ठीक है, पूरा पैसा वापस दे देगा। अब क्या आप उसे पैसा ऐसे ही दे देंगे? मतलब कि आपने जैसे 1,000 रुपये उसे दिए और 1 साल बाद वो आपको 1,000 देगा तो आप ऐसे ही मान जाएंगे कि हाँ ठीक है, मैं तुझे दे देता हूँ? नहीं, सर्टेनली नॉट। आप चाहेंगे कि वो इसके बदले में कुछ रिटर्न दे, यानी कुछ यील्ड दे, यील्ड। ठीक है, तो उसने कहा मैं आपको आपके पैसे पर इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, तो ये बात हो गई इंटरेस्ट की। अब इतनी बात आप समझ चुके हैं। ये जो इंटरेस्ट के रेट यानी कूपन रेट जो बॉन्ड पे होते हैं वो जनरली फिक्स्ड होते हैं। अब इन्वर्स रिलेशन क्या है? इन्वर्स रिलेशन क्यों है कि प्राइस अगर कम होगा तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा। देखिए, इसका आंसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में है। अरे मैम, आप फिर बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करने लगे। चलो इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं।
एक कंपनी लेते हैं ABC लिमिटेड, उसने कुछ बॉन्ड्स निकाले, हम मानते हैं कि 7% इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट है उन बॉन्ड्स का, मतलब 1 साल बाद आपको 1000 रुपये प्लस 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब सोचो 1 साल बाद क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट 8% मिल रहा है आपको 1000 देकर, तो अब आपको अपना 1000 वाला जो बॉन्ड था उसे बेचना है ना, बेचना है। तो जो भी बायर होगा वो कहेगा भैया मेरे को तो 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 1000 देकर, तो मैं तेरा 7% इंटरेस्ट क्यों लूँगा 1000 देकर। ठीक है, तो अब हो गई बात साफ। अब आपको उससे कहना होगा भैया अब आपको अपना बॉन्ड का प्राइस कम करना पड़ेगा, मतलब कुछ कम करना पड़ेगा जिससे उसका जो वो 8% इंटरेस्ट रेट है वो मिल जाए। ठीक है, अब बताओ, आप आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो आप 1000 देकर क्या 7% वाला खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे, बिग नो, है ना। अब आपको प्राइस कम करना होगा, मतलब आपको 8% हो गया है इंटरेस्ट रेट, तो अपना जो वो बॉन्ड 1000 में ख़रीदा था 7% पे, उसे 875 में बेचना होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा कि अगर 6% रेट हो जाता है 1 साल बाद, तो आप कहोगे नहीं अब तो मैं ज़्यादा में बेचूंगा, तो आप 1166 में बेचेंगे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, हम ज़्यादा डीप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं घुसते हैं, मैं आपको सिंप्लिसिटी मैनर में बता रही हूँ कि क्या होता है जिससे इन्वर्स रिलेशन आ जाता है बॉन्ड के प्राइस में और ये हमारे इंटरेस्ट रेट में। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। तो अब जो यील्ड रिटर्न इन्वेस्टर को मिलती है बॉन्ड रखने के लिए वो होता है रिटर्न। ठीक है, ये बात समझ गए आप। अब इंटरेस्ट रेट भी यील्ड से तय होता है, यील्ड कम तो इंटरेस्ट रेट कम। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हमें कम करना है। कम क्यों करना है? जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए, लोग लोन सस्ता ले सकें बैंक से, और जब वो सस्ता लोन लेंगे तो घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे लोअर रेट्स पर। इससे क्या होगा, उनके हाथ में पैसा आएगा, वो खर्चेंगे, और खर्चेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी में कुछ ग्रोथ होगी, इससे ग्रोथ रिवाइव होगी। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहा है कि 10,000 करोड़ के शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपने सेल कर देगा, वहीं बाय कर लेगा 10,000 करोड़ के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। जब वो सेल करता है तो अपने पास पैसा रख रहा है ना, अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं उसने मार्केट में बेच दिया, तो अब उसके पास पैसा आएगा ना आरबीआई के पास। और जब वो बेच रहा है ना, बेच रहा है, बेचने के केसेस में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट से उठा रहा है और मार्केट में पैसा दे रहा है, तो उससे लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस केस में वो बाय कर रहा है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया इस चीज़ का, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली, मैं बार बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जिक्र कर रही थी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? देखिए, ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारी मार्केट में, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही इशू कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में हमारे ट्रेजरी बिल्स वगैरह आ जाते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं, उनकी 1 ईयर से ज़्यादा होती है मैच्योरिटी, जो होती है 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। अब देखिए, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात आप गांठ मार लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स हमारी बॉन्ड्स ही इशू कर सकती हैं, ट्रेजरी बिल्स खाली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, अब आप मेरे को ट्रेजरी बिल के बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि क्या होते हैं। बॉन्ड्स के बारे में भी अब आपको थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने एंड पे कि आपको कितना पता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस था ऑपरेशन ट्विस्ट का, जो कि 27 अप्रैल को दोबारा से स्टार्ट होगा और इसमें 20 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट होगी, जिससे लोगों के हाथ में पैसा दोबारा से आएगा। ठीक है, और वो लोग खर्चेंगे। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।